नमस्कार, मैं उम्र ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और आज फिर हमारे साथ एक बार मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका वर्मा। उनसे हम बात करेंगे ख़ास मुद्दे पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी, नमस्कार। नमस्कार अंबर जी। मोनिका जी, इंडिया-कनाडा रिश्ते एक बार फिर से खराब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हालाँकि पिछली बार जो कुछ हुआ था वो भारत और कनाडा के रिश्तों को खराब करने के लिए काफ़ी था। लेकिन एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इल्ज़ाम लगाया है निर्जर की हत्या को लेकर और जो भारतीय उच्चायुक्त है उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया है, जिसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की और जो भी कनाडियन एम्बेसडर्स थे उनको वापस भेज दिया। सवाल सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि यूएस से भी इस तरह का हुआ, कनाडा और जिस तरह से ये डेवलपमेंट हो रहा है, क्या किस तरह के सबूत और किस तरह की चीज़ें आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आई हैं? क्योंकि खुल के ट्रूडो भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होने का। अंबर जी देखिए, दो देशों के बीच में जब संबंध होते हैं तो एक चीज हमें यहाँ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और वो ये होती है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं वो अक्सर चलते रहते हैं। आपके जो देश के दुश्मन है वो जरूरी तो नहीं है केवल आपके देश के अंदर हो, वो दूसरे देशों में भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। और कनाडा हो गया चाहे इंडिया हो गया, बोथ ऑफ देम आर अ डेमोक्रेसी। भारत भी एक लोकतंत्र है, कनाडा भी एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है वो आपस में जब रिश्ते रखते हैं तो एक तरीके से उनके जो है सामान्य तौर पर रिश्ते चालू रहते हैं। कई बार क्या होता है कि देश के दुश्मनों को जवाब देते देते आप अपने देश की सीमा के बाहर भी चले जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देश के दुश्मन है वो किसी भी देश में रह सकते हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो, किसी भी देश में हो। अब रिश्तों में क्या कहते हैं, खटास आने की पूरी संभावना तब बन जाती है जब आप वहां के किसी लेजिटिमेट सिटीजन को जो है आप उठाएं या उन पे कुछ भी प्रश्न आप उठाएं या उनके साथ कुछ गलत करें या आप उनको एसेसिनेट कर दें या कुछ भी इस तरह का आप कदम उठाएं। अब यहाँ गौर करने लायक जो चीज है वो ये है कि इतने दिनों से हम जस्टिन ट्रूडो को देख रहे हैं, पिछले साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है ना। ये पूरे के पूरे जो प्रकरण की जो शुरुआत है 2023 में हुई, जब अचानक से ये खबरें आने लग गई कि अननोन गनमैन जो हैं वो पूरी दुनिया में जाकर के अलग अलग देशों में भारत के दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं। एक चीज जो हमें यहाँ समझने की जो जरूरत थी वो ये थी कि उस समय कनाडा के ही प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो, वही इतना ज्यादा खुलकर सामने क्यों आए। तो उनका क्या है, एक तो डोमेस्टिक रीजन है, क्योंकि कनाडा आज की डेट में अगर हम देखें तो ट्रूडो की सरकार को उस तरह का एक पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जो उनकी मिलना चाहिए। वो सपोर्ट ना मिलने के कारण, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स जो है वो उनकी बिल्कुल नीचे आ चुकी हैं। जो उनके अलायंस पार्टनर हैं जगमीत सिंह एनडीपी पार्टी के, उन्होंने भी अपना जो सपोर्ट है वो वापस खींच लिया है और अगले साल वहां चुनाव होने हैं 2025 में। इन सब के बीच में एक चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो अपना दामन बचाने के लिए, अपनी ताकत जो है उसको वापस से पाने के लिए भारत के ऊपर इस तरह का अटैक कर रहे हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगी, जिस तरह से आप और मैं आज बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसी समय कनाडा में अभी एक पेशी चल रही है जस्टिन ट्रूडो की, उन्हीं की देश की एक इंटरनल कमेटी के सामने, और उस कमेटी के ये इल्जाम हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने जब चीन उनके देश में जब इलेक्शन चल रहे थे, 2019 का इलेक्शन हो चाहे 2021 का इलेक्शन हो, जब उन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस कर रहा था चीन, आप बिलीव नहीं करेंगी, लिटरली पे कर रहा था काफी सारे कैंडिडेट्स के, जो उनका कैंपेनिंग के जो पैसे थे वो फंडिंग जो है वो चीन ने दिया। तो चीन जब इस तरह की कैंपेनिंग कर रहा था, उस समय पर वो कैंपेनिंग के समय अ, चीन को ट्रूडो ने जो है वो नहीं कंट्रोल कर पाए, या उनकी जो इंटेलिजेंस है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई, और एक बहुत बड़ा तबका है कनाडा में जो ये बात मानता है कि जस्टिन ट्रूडो को इससे बहुत बड़ा फायदा भी मिला है, क्योंकि चीन को उन्होंने अपने देश की एक डेमोक्रेटिक एक इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो है वो इंटरफेयर करने दिया। अब चीन एक ऐसा देश है जिसने वाकई बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज करी जाती है, और चीन के बारे में तो ये बात हम बिल्कुल मान सकते हैं कि चीन को शुरू से ही आदत है दूसरों के देशों में इंटरफेयर करने की। चीन, लेकिन अगर आप चीन के खिलाफ बोलेंगे तो आप वो बोल नहीं सकते, क्योंकि चीन एक बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। चीन की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन की है। चीन के ऊपर कनाडा का बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, चाहे ट्रेड को ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स को ले लीजिए, पॉलिटिकली ऑल्सो चीन एक बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। तो उनको एक सॉफ्ट टारगेट जो है वो इंडिया में मिल गया है। अभी इंडिया की इकोनॉमी है ज्यादा, इतना हम अभी आगे नहीं पहुंच पाए हैं, अभी हम 4.25 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी है। तो ऐसे में जो है जस्टिन ट्रूडो को एक आसान जो है देश मिल गया है भारत, जिसके बारे में वो इस तरह के प्रश्न उठा सकता है। अब ये तो हो गई थी डोमेस्टिक बात, लेकिन
इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डोमेस्टिक के अलावा क्या इसका कोई इंटरनेशनल रीजन भी है, क्योंकि देखिए केवल कनाडा के जस्टिन ट्रूडो तो है नहीं जिन्होंने इस बात को उठाया हो। सेम इसी बात पर आज सुबह करीब 6:30 बजे, जब इंडिया में सुबह के 6:30 बजे थे, तब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट, जो कि उनका क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट जो मशीनरी है, वहां के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा कि जिस तरह के इल्जाम जस्टिन ट्रूडो ने लगाए हैं भारत के उच्चायुक्त के ऊपर, जो उनके हाई कमिश्नर है फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, उसके ऊपर जो उन्होंने इस तरह के इल्जाम लगाए हैं, या किसी के जितने भी लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए हैं, उसमें उन्होंने, अमेरिका वालों ने भी ये चीज कही है कि ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत जो है वो इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहा है, इंडिया इज नॉट कोऑपरेटिंग ऑन दोज एलिगेशंस। और जैसे कि अमेरिका ने बोला, उसके बाद अब थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट मैं भी न्यूज फॉलो कर रही थी, और यूनाइटेड किंगडम ने भी कुछ इसी तरह की एक स्टेटमेंट दी है एब्सोल्युटली, कि, न्यूजीलैंड, ये है ना, सब इसी तरह न्यूज। के उसमें आ रहे अब ये देखिए, ये केवल जो है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दी है या यूनाइटेड किंगडम ने दी है या न्यूजीलैंड ने दी है। कनाडा, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड और साथ में ऑस्ट्रेलिया, ये पांचों देश जो हैं ये एक 5 आई अलायंस के मेंबर्स हैं। ये जो 5 आई अलायंस है, इन लोगों का एक गुट है। इस गुट के तहत ये एक दूसरे को इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग में जो है कि कोऑर्डिनेट करते हैं। जो इनमें से किसी एक का भी जो दुश्मन होगा वो इन सबका दुश्मन होगा, और उसके खिलाफ ये उसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराते हैं। पांचों जो है 5 आइज अलायंस के जो मेंबर्स हैं, अभी तक ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट मुझे नहीं मिली है, हो सकता है दे दी हो, मेरी नजर में ना आई हो, और हो सकता है अभी आई ना हो, आने वाली हो। लेकिन एक चीज जो समझने लायक है वो ये है कि क्यों अचानक से भारत के खिलाफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अभी स्टेटमेंट नहीं आई है, बट हम लेके फॉर ग्रांटेड लेके चल सकते हैं कि आएगी। अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि ये सारे के सारे देश जो है वो भारत के खिलाफ ये सब बोल रहे हैं। अब मेरी समझ से तो देखिए हो क्या रहा है ना अंबर जी, की भारत का सिक्का जो है वो पूरे विश्व में मजबूत होता जा रहा है। फॉरेन पॉलिसी में अगर हम देखें तो कहने की बात है केवल कि हम 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी के अलावा भी हमारे देश में और भी काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे कि आप देखिए, यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ, भारत के ऊपर कितना प्रेशर था कि जी आप रशिया को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन रूस के साथ हमारा हथियारों का कारोबार है। आज भी हमारी 65% जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनका मेंटेनेंस, रिपेयर या फिर उनको रिप्लेसमेंट करना, उसके लिए हम 65% तक आज भी रूस के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, रूस से हमें सस्ता तेल मिला। अब हमें डेवलपिंग कंट्री, हम इतना महंगा तेल तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो हमें वो तेल भी चाहिए था। उस तेल के लिए भी हमें क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड ऑयल से भी हमारे देश में तेल के भाव बहुत नीचे रहे, तो एक वो भी चीज है। अब कोई भी देश होगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा ही करेगा। और खालिस्तानी आतंकवाद एक ऐसी चीज है ना अंबर जी, कि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व ने इसका जो है एक बहुत बुरा दौर जो है वो झेला है। तो जाहिर सी बात है अगर आतंकवादी कहीं भी इन्वॉल्व होंगे, खासतौर पे खालिस्तानी आतंकवादी, तो ये तो भारत करेगा ही करेगा। एब्सोल्युटली, ये बात सही है, लेकिन ये भी कनाडा की हिपोक्रेसी है कि वो जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप उनको पालते परोसते हैं। एक तरीके से पाकिस्तान दूसरा कनाडा बन गया भारत के लिए। लेकिन मोनिका जी, जगमीत सिंह जो कभी जस्टिन ट्रूडो के काफी करीबी हुआ करते थे, उन्होंने भी आरएसएस के ऊपर बैन की बात की है और भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए कहा है। भारत के और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी। आज जिस तरह से ट्रूडो भारत को लेकर रिश्ते खराब करते जा रहे हैं और एक ब्लेटेंटली इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे में जो कनाडा में कई सारी सेम वॉइसेस हैं जो बिजनेस की बात कर रहे हैं कि इससे कनाडा को बड़ा नुकसान होगा। तो इस सारी चीजों पे आपका क्या कहना है, जो ये सैंक्शंस की बात कराई की जा रही है, भारत पे सैंक्शंस लगाएं और आरएसएस को बैन करें, जो जगमीत सिंह ने कहा है? देखिए, जगमीत सिंह को तो मैं क्लाउन से ज्यादा कुछ नहीं समझती। मेरा ऐसा मानना है कि जगमीत सिंह से बड़ा आज की डेट में कोई जोकर नहीं है। और अगर जगमीत सिंह जी सीनियर जोकर हैं तो जस्टिन ट्रूडो जूनियर जोकर है। इनफैक्ट आप अदला बदली कर सकती हैं दोनों की। आप एक बात बताइए, पंजाब से 10,000 किलोमीटर दूर इनका देश है, पंजाब से इतना दूर इनका देश है, और ये खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। जगमीत सिंह जो हैं वो खुद एक खालिस्तानी है, वायलेंट नहीं है, भले ही उन्होंने कभी वेपन्स नहीं उठाए, लेकिन ये अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू जो है हमेशा खालिस्तान कॉज को सपोर्ट करते हैं। आप एक बात बताइए, कनाडा में रहकर के आप खालिस्तान कहाँ बनाएंगे?
कनाडा के अंदर ही खालिस्तानी बना सकते हैं, इसके अलावा तो आपके पास कोई चॉइस है कनाडा में बनाना चाहिए। जिस तरह से कनाडा आगे बढ़ रहा है, जस्टिन ट्रूडो के पिताजी हुआ करते थे पियर ट्रूडो, और 1970s की बात है, तब भी भारत में खालिस्तान का जो है बहुत ज्यादा एक समस्या चल रही थी। तब मैं कहूंगी वाकई समस्या चल रही थी, क्योंकि पंजाब में जो है मिलिटेंसी उस टाइम पे पीक पर थी। अब पंजाब में जब मिलिटेंसी लेट 70s से हम शुरू कर रहे हैं, तो जो पंजाब में मिलिटेंसी थी, एक क्रेडिबल जो है एक थ्रेट था खालिस्तानियों द्वारा भारत की सिक्योरिटी को। उस समय पर जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी थे, उनका ऐसा मानना था कि भारत को अगर परेशान करना है तो खालिस्तानी आतंकवाद का हमें समर्थन करना चाहिए। तो एक खालिस्तानी आतंकवादी होते थे उस समय पर तरविंदर सिंह परमार। जस्टिन ट्रूडो के पिताजी ने, पियर ट्रूडो ने, उस टाइम पर उन्होंने क्या कहते हैं, जब भारत ने कहा कि ही इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट पावर में थी, तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि रिटर्न दिस मैन टू अस, he is a designated terrorist in India and we will take action against him, so he should be extradited to India. You know what had happened? पियर ट्रूडो ने साफ मना कर दिया तलविंदर सिंह परमार को हमें देने से। और कुछ ही समय बाद इस बात के कुछ ही समय बाद जो है एक बहुत बुरा धमाका एक एरोप्लेन में हुआ, जिसे हम कनिष्का बॉम्बिंग कहते हैं। अब आप देखिए, आतंकवाद का समर्थन कर कर आज तक किसी देश का भला हुआ है क्या? हंसी की बात यह है, पियर ट्रूडो ने जब ये करा, जब उन्होंने तलविंदर सिंह परमार को हमें नहीं दिया और वहां इतना बड़ा बॉम्ब अटैक हो गया, आज तक कैनेडियन ये नहीं जानते, कनाडा के जो नॉर्मल लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, टैक्स पेयर जो हैं, वो आज तक ये चीज नहीं जानते कि वो जो बॉम्ब अटैक हुआ था वो खालिस्तानियों की वजह से। आज तक उनकी जनता को गुमराह किया जाता है, आज तक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या था। और उसी के कुछ समय बाद अब खालिस्तानी क्या है हमारे देश के लिए, वो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं। वो देश के एक टुकड़े को अलग करके, भारत के एक टुकड़े को अलग कर अलग करना चाहते हैं, उसे एक अलग देश बनाना चाहते हैं। कुछ ही समय बाद जब क्यूबेक में सेपरेटिज्म चालू हुआ, क्यूबेक में भी यही डिमांड थी। वहां पे जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो ये मांगने लग गए कि क्यूबेक को अलग किया जाए कनाडा से। आप विश्वास नहीं करेंगे किस तरह से पियर ट्रूडो ने हर तरह का जो एक तंत्र होता है, जो उनके पास जितना भी पावर था एक डेमोक्रेसी होने के नाते, जितना भी वो कर सकते थे वायलेंस का इस्तेमाल, उन्होंने वन ऑफ द वर्स्ट क्रैकडाउन्स इन द हिस्ट्री ऑफ कनाडा, वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट क्रैकडाउन्स ऑन हिज ओन पीपल, द सेम मैन ही कंडक्टेड। भाई तुम्हारा सेपरेटिज्म है, हमारा सेपरेटिज्म फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो एक चीज है, ये समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि जगमीत सिंह 10,000 किलोमीटर दूर रह करके केवल पंजाब से जो लोग वहां गए हैं, एक तो देखिए वेव आई थी पंजाब से कनाडा जाने वालों की, मिलिटेंसी यहाँ थी, कनाडा में एक अच्छा एक वो था चांस, इकोनॉमी बूम कर रही है, आप वहां जाइए, आप वहां बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अब क्या है, वहां सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स आ गए। अब वो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन इमिग्रेंट्स को तो पता भी नहीं खालिस्तान क्या है, क्यों बनेगा, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये जो एक गैस स्टोव पे स्लो कुकिंग जो चल रही है ना खालिस्तान कॉज की, इसमें पहले अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व था तो आज की डेट में कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व है। एब्सोल्युटली, और ये जो मंदिरों पर अटैक हो रहे हैं, क्या हम अखबार नहीं पढ़ते, क्या हम न्यूज नहीं देखते? वॉशिंगटन पोस्ट झूठ छाप करके भी कितनी चीजें छिपाएगा। So many temples in these countries, in Australia, in New Zealand, in United States, in United Kingdom, Canada, of all the places, have been attacked. They have been defaced. ये खुले में गुरपटवंत सिंह पन्नू, जिसे अमेरिका आज अपनी गोद में बिठाकर कह रहा है कि जी हमारा तो बहुत लेजिटिमेट सिटीजन है ये, और हमारे सिटीजन के ऊपर आपने असैसिनेशन अटेम्प्ट कर दिया, और ये तो बिल्कुल आपने लॉ एंड ऑर्डर ब्रीच कर दिया है, और इस बात पर तो भारत पे सैंक्शंस लगने चाहिए। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं बोल रहा सैंक्शंस लगने चाहिए, जगमीत सिंह उकसा रहा है सबको कि सैंक्शंस लगे, लेकिन गुरपटवंत सिंह पन्नू का किसी ने हिस्ट्री उठाकर देखी? गुरपटवंत सिंह पन्नू आए दिन एक ही बयान देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को गोली मार दो, भारत के होम मिनिस्टर के साथ ऐसा कर दो, भारत की। तो यार गुरपटवंत सिंह पन्नू इज गिविंग हेट स्पीच। कल को इनकी बात सुनकर के कोई सच में गोली मार गया अगर हमारे यहाँ के किसी नेता को, और ऐसा पहले हो चुका है, ऐसा पहले हो चुका है, इस तरह की बातों को सुन करके एक तबका रेडिकलाइज हो चुका है, उसने वो ऐसा कर चुके हैं। तो इस तरह आग से खेलने वाली बात, वो भी दो डेमोक्रेसी के बीच में, देखिए शोभा नहीं देती। आज की डेट में जो कनाडा कर रहा है उसकी कॉस्ट जो है इंडिया तो कितनी पे कर लेगा? आप बताइए, आज गाली दे देंगे, 2 दिन और गाली दे देंगे, 10 दिन वॉशिंगटन पोस्ट में छाप लेंगे, 15 दिन ग्लोब एंड मेल में छप जाएगा, 20 दिन मैं कहूँ
स्टेट डिपार्टमेंट अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कल को हो सकता है उनका और कोई बड़ा मिनिस्टर जो है ऐसी स्टेटमेंट दे दे। एक तो कनाडा और यूएस दोनों से ही सरकारें जो है अब जा रही हैं। अगले साल जस्टिन ट्रूडो की रवानगी तय है। इस साल अगर भगवान ने चाहा तो शायद रिपब्लिकन्स पावर में आ जाए, अगर नहीं भी आते तो डेमोक्रेट जो आएंगे पावर में। ये इलेक्शन टाइम का भी एक देखिए वो चढ़ता है ना कुमार, एक इलेक्शन टाइम का भी, एब्सोल्युटली। कि आपने काम तो कुछ किया नहीं होता, काम तो आपने कुछ किया नहीं है, अब आप इलेक्शन के टाइम पे वोट कैसे लाएंगे? तो आपको कुछ ना डिलीवरेबल चाहिए होता है, कुछ दिखाना होता है आपको अपनी जनता को कि देखिए ये हमने किया था। तो उसके लिए वो भारत को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। जैसे एक जमाने में नेपाल के नेता हमारे साथ करते थे ना कि ये हम उन्हें पावर में आना तो वो भारत को गाली देते थे। बिल्कुल आप समझिए, आप भारत आज कितना मजबूत हो गया है, हम कितने ज्यादा अमीर बन गए हैं, कितने महान बन गए हैं कि आज हमें गाली देकर के कनाडा में और यूनाइटेड स्टेट्स में नेता पावर में आने की सोच रहे हैं। बड़ी बात है, मतलब वही है ना कि कुछ तो सही कर रहा है भारत, ताकि यूएसए कनाडा भारत के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीति पुख्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब कुछ सही हो रहा है। लेकिन मोनिका जी, अभी जिस मकाम पे भारत कनाडा के रिश्ते हैं, क्योंकि भारत ने भी टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई है, क्योंकि जो कनाडा ने इल्जाम लगाया भारत ने एकदम कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके जो राजनयिक थे उन सबको वापस भेज दिया। क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है भारत कनाडा के रिश्तों का इस मोड पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से। आई मस्ट कंग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, अ लॉट ऑफ कूडोज़ एंड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, अ लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग जो है एक्शन लिया। आपके हाई कमिश्नर का नाम उन्होंने ले लिया, उन्हें पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया। शायद अगला स्टेप वो संजय वर्मा को अरेस्ट करने का ही करते, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज जो थी वो छीन ली थी। और एक बार डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी आप छीन चुके हैं तो इसका साफ सीधा मतलब यह है कि अब आप लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज करी कि अपने राजनयिक जो थे वो वापस बुला लिए, है ना? अब कनाडा के साथ में जो हमने अपने राजनयिक वापस बुला लिए हैं, उसको चाहे वेस्टर्न मीडिया दिन रात व्हाइट वॉश ऐसे करे जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने भगा दिया। अब भाई, अब तुम तो कुछ भी बोलो, तुम तो कल को ये भी बोल दोगे कि आधे भारत का मालिक जस्टिन ट्रूडो है, बट इनके झूठ लिखने से झूठ सच तो नहीं हो जाता, है ना? एब्सोल्युटली। तो इनके झूठ से झूठ सच नहीं हो जाएगा, तो सबको पता है, ये जग जाहिर है कि क्यों भारत ने अपने जो है एम्बेसडर्स वो वापस बुला लिए। अब आज की डेट में कनाडा ने अपनी बराबरी बिल्कुल पाकिस्तान के साथ कर दी है। आज इनफैक्ट अगर आप बिल्कुल। पाकिस्तान से जो इमेजेस आ रही हैं, अगर आप वो ध्यान से देखें तो जयशंकर जी बस इतना सा हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, और जो वहां के नेता है वो पूरा हाथ आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई कुछ भी करके मिन्नतें कर रहे हैं तुमसे, बस हमसे हाथ मिला दो। कुछ ऐसा ही हाल आज से कुछ सालों बाद कनाडा का भी होगा। पहली चीज, वो जी। आग से खेल रही हैं। दूसरी चीज, बिल्कुल। कनाडा को हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना था। कनाडा को हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना था क्योंकि भारत का जो मार्केट है वो विश्व में आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट है। 1.4 बिलियन पीपल, हाईली पॉपुलेटेड, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड हमारी है। और ऐसी जनसंख्या जो कि पॉकेट्स भी अपनी डीप लेकर चल रही है। आपको आज की डेट में साबुन से लेकर एसयूवी भी बेचना है तो भारत से अच्छा मार्केट नहीं है। आप और मैं बात कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, एलन मस्क ने इसी टाइम पर भारत सरकार को ये चीज बोली है, भाई कुछ भी करो मेरा स्टारलिंक इंटरनेट खरीद लो। क्योंकि एलन मस्क चाहते हैं कि भारत में जो उनका इंटरनेट है स्टारलिंक वो बिके। और इस वजह से उन्होंने रूल्स का भी जो है बोला है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जियो और एयरटेल कह रहे हैं ऑप्शन वाला रूट करो, लेकिन एलन मस्क कह रहे हैं ऑप्शन वाला रूट मत करो, आप एडमिनिस्ट्रेटिवली मतलब एक और तरीका है स्पेक्ट्रम को लोकेट करने का, वो करो। तो भारत का मार्केट, ये तो बात आप मानेंगे, अगर एलन मस्क इंटरेस्ट ले रहा है इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में कुछ तो प्रॉमिस है ना भाई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज की डेट में इंडिया में इंटरेस्टेड है ना? अब इंडिया इतना बड़ा मार्केट है और कनाडा को ये भी बात पता है कि इस मार्केट को क्रैक करना कैनेडियन कंपनीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हमारा बायलेटरल ट्रेड इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, 10 बिलियन का कुछ होगा जो है ट्रेड, लेकिन आगे चल करके ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कनाडा की अगर गवर्नमेंट इंडिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स की रिस्पेक्ट नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में जाकर के इंडिया कनाडा को बैन कर देगी, इंडिया से प्रोडक्ट्स लेने बंद कर देगी, जो हमने पाकिस्तान के साथ किया। आटे को तरस रहे हैं आज वो लोग, क्या पता कनाडा वाले किस चीज के लिए तरसेंगे। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है इंडियन स्टूडेंट्स का वो कनाडा जाकर पढ़ता है। 40% ऑफ द ओवरसीज स्टूडेंट्स इन कनाडा आर फ्रॉम इंडिया एंड दे स्पेंड अपवर्ड्स ऑफ 30 बिलियन, 30 बिलियन से ज्यादा वो लोग जो है वहां खर्च करते हैं। अब कनाडा कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो है नहीं, है ना, कि
इतने छोटी फिगर से उनको असर ना पड़े। कनाडा बेसिकली कुछ नहीं है, अगर साइज़ के हिसाब से देखा जाए या पावर के हिसाब से देखा जाए तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक अमीर पंजाब कह सकती हैं। तो कनाडा के पास जो है, उन्होंने अपने पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार ली है इस तरह की चीज़ें करके। इसका ज़्यादा बड़ा जो एक कॉस्ट है वो कनाडा ही आगे जाके पे करेगा। भारत को लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगी, ठीक है, आगे कुछ समय में बाद देखिए रिलेशंस नॉर्मल हो जाएँगे। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अमेरिका व्यापारी लोगों का देश है और व्यापारी लोगों को पता है कि इंडिया में ही व्यापार हो सकता है। हम उनसे गन खरीद रहे हैं, हम उनसे जेट इंजन की टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, हमने उनसे इतने सारे एयरप्लेन खरीदे, अभी कितना कुछ हम उनसे और खरीदेंगे। तो उनको पता है भाई इनको बेचना है तो इनको अच्छे से रखना भी पड़ेगा। तुम्हारी दुकान पे कोई इंसान तभी चढ़ेगा व्हेन यू विल बी नाइस विद देम, यू विल बिहेव प्रॉपर्ली विद देम। तो यूनाइटेड स्टेट्स अल्टीमेटली कुछ ना कुछ करके वापस आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये रिश्ते इतने नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन इंडिया को एक चीज का इसमें से सबक ले लेना चाहिए कि आज की डेट में आपके पास अपनी पावर बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। कई लोग इसमें ये भी बोल रहे हैं कि हमारे साथ वेस्ट ने गलत करा, हम अब रूस और चीन के अच्छे दोस्त बनेंगे। आप बनिए, मैं ये नहीं बोलती आप रूस और चीन के दोस्त मत ना बने, आप बनिए। रूस के तो दोस्त खास तौर पर आपको बनना चाहिए। रूस के साथ बहुत आप अच्छे रिश्ते आप कायम कर सकते हैं, एनर्जी खरीद सकते हैं, काफी कुछ है। लेकिन चीन क्या कम है? चीन अगर बॉर्डर पे हमारे साथ गलत करता है तो ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स को एनकरेज करते हैं। दोनों ही पलड़ों में कहानी अगर देखी जाए तो भारत के लिए भारी है ना। चाइना हमारे साथ बॉर्डर पे इंक्लूड करती है और अमेरिका और ये कनाडा वगैरह खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में इंडिया की तो नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए मजाक है और नेशनल बिल्कुल, सिक्योरिटी को हम मजाक बनने नहीं दे सकते। तो मेरा ऐसा बिल्कुल। मानना है कि आगे चल कर के भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन है। आज अगर हम पौने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम कुछ भी कर 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व जो है हम अच्छे से बना लें, ताकि इंडो पैसिफिक में ये कुछ भी करे लेकिन इंडियन ओशन में हमारी ही जो है चले। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमारे पास और कोई ऑप्शन। बिल्कुल, आपकी सलाह बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसे कि आपने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, चाहे हम कनाडा की बात करें या चाइना की बात करें, दोनों के साथ सेम इश्यूज़ और सेम कॉन्फ्लिक्ट है और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व नहीं हो जाए, तब तक आगे ट्रेड या फिर हम कॉमर्स की बात नहीं कर सकते और किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होती है। मोनिका जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, जय हिंद।